नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुस्वार व अनुनासिक शब्दों का वर्ण विच्छेद सीखेंगे। यह वर्ण विच्छेद वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सरल शब्दों के वर्ण विच्छेद किए थे। किस तरीके से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं यह हमने सीखा था। तो हम मान के चलते हैं कि आपको वो आ चुका होगा। आज हम लोग देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार इसे हम बिंदी भी कहते हैं। बिंदु यह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में वर्ण के ऊपर लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि गंगा, पंगा, पंखा, ये सब अनुस्वार वाले शब्द थे। अनुनासिक अनुनासिक का को ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। वर्ण में अनुस्वार और अनुनासिक इस तरीके से शिरोरेखा के ऊपर बिंदी और चंद्र बिंदी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुस्वार, जब अनुस्वार लगा हो, यानी कि जैसे कि शब्द है दंत, इसमें ये बिंदी लगी हुई है, ये अनुस्वार है। तो अनुस्वार कब पंचमाक्षर रूप में प्रयोग होगा, कब पंचम वर्ण के रूप में प्रयुक्त होगा, और अनुस्वार कब अनुस्वार ही रहेगा, यानी पंचम वर्ण में नहीं बदलेगा। तो हमें दो चीजें इसमें देखनी है। जब अनुस्वार वाला केस है, शब्द में बिंदी लगी हुई है, तो बिंदी के दो तरीके होंगे, या तो वो बिंदी पंचमाक्षर रूप होगी या पंचम वर्ण, या फिर वो बिंदी अंग के रूप में होगी या अनुस्वार रूप भी कह सकते हैं। तो हमें इन्हीं अनुस्वार में ये दो कैटेगरी पर ध्यान देना है कि बिंदी वाला शब्द है तो बिंदी वाला शब्द पंचमाक्षर का है या वो अनुस्वार रूप का ही है। तो पहले हम ये ले लेते हैं पंचमाक्षर रूप या पंचम वर्ण रूप, यानी अनुस्वार जो ये है हमारा, जो बिंदी लगी हुई है शिरोरेखा के ऊपर, अगर वो पंचम वर्ण के रूप में तो नहीं है तो ये नियम चलेंगे। तो हम पहले यही समझ लेते हैं कि कब अनुस्वार पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो क से हमने प वर्ग तक व्यंजन लिख दिए हैं। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये कुल मिलाकर के क वर्ग में हो गए 5, च वर्ग में 5, इसी तरीके से हर वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग के 5 वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो ये सब क्या हो गए मिला के, पूरे 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। जब वर्णमाला आप पढ़ेंगे तो का वर्ग से पा वर्ग तक ये जो हमारे व्यंजन है ये 25 है, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप देख रहे होंगे का वर्ग में प्रथम वर्ण का ही है, और द्वितीय वर्ण व्यंजन हमारा ख, तृतीय ग, चौथा घ, और फिर यह हमारा पंचम वर्ण जिसको हमने सर्किल करके दिखाया है लाल में। हर वर्ग में एक व्यंजन को सर्किल कर दिया गया है, यानी 5 वर्ग में 5 हमारे ये सर्किल हो गए। ये हमारे पंचम वर्ण है। का वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो गया, अंगा, चा का ञा, टा वर्ग का णा, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा। तो का वर्ग का पंचमाक्षर, चा वर्ग का पंचमाक्षर, टा वर्ग का पंचमाक्षर और ता वर्ग का पंचम वर्ण ये और पा वर्ग का मा। तो हर वर्ग में 5वां जो है पंचम वर्ण, तो यहां से यहां तक ये हमारे सारे पंचम वर्ण हो गए। अनुस्वार जो होगा पंचम वर्ण का रूप ले लेगा, पंचमाक्षर रूप मतलब पंचम वर्ण का रूप हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, जब अनुस्वार के ठीक पीछे क्या हो, जैसे एक शब्द है हमारा दंत, इसका हमें वर्ण विच्छेद करने को कहा जाए। तो ये देखिए यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के ठीक पीछे वाला वर्ण ये वाला वर्ण हुआ। अनुस्वार के ठीक पीछे क्या है, ता है। तो अनुस्वार के ठीक पीछे ता है, तो ता क्या है, हमारे इस 25 में से ही तो है। ता कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ता हमारा स्पर्श व्यंजन। ये सारे जो है 5-5 हर वर्ग में ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। तो इस ता हमारा क्या हुआ, अनुस्वार के बाद जो हमारा आएगा वो स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, पहली शर्त। अनुस्वार पंचमाक्षर रूप में है कि नहीं ये हम कैसे पता लगाते हैं, अनुस्वार के बाद जो हमारा व्यंजन है उसे स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। तो अनुस्वार दा के ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, इसके बाद हमारा ता है,
ता हमारा क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन, इसी में से एक ता है, यानी हमारा ये 25 जो थे इसी में से ता है, यानी ता एक स्पर्श व्यंजन है। तो पहली शर्त होती है कि स्पर्श व्यंजन हो, इसके ठीक पीछे जो होगा वो स्पर्श व्यंजन होना चाहिए है। अब स्पर्श व्यंजन किस वर्ग का है, ता जो है ता वर्ग का ही प्रथम वर्ण है, ता वर्ग का ये प्रथम वर्ण, यानी ये जिस भी वर्ग का है ता वर्ग का है और उसका पंचमाक्षर क्या है, ना है। तो अनुस्वार इसके पंचमाक्षर में ता जिसमें आता है उसका पंचम वर्ण कौन सा है, ता जहां आता है उसका पंचम वर्ण ना है, ता की लाइन में जो आएगा पंचम वर्ण वो ना है, तो ये अनुस्वार ना में बदल जाएगा, यानी कि अनुस्वार पंचम वर्ण का रूप ले लेगा। ये कब हुआ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अनुस्वार के बाद वाला हमें व्यंजन देखना है, उसे स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन हो गया। अब स्पर्श व्यंजन जहां है उसका पंचम अक्षर क्या है, ना है, यहाँ पे आते ही ये हमें ना मिलता है इसी लाइन में, तो जिस वर्ग में ये ता है ता वर्ग का पंचम अक्षर ना है, यही अनुस्वार बन जाएगा। तो अनुस्वार की जगह पर ये देखिए ना लिख दिया गया, अनुस्वार हो गया हमारा ना, और उसमें हलंत लगाकर लिख देना है। इस तरीके से पंचमाक्षर रूप क्या होता है, जब अनुस्वार पंचम वर्ण का रूप ले ले, और ये कब लेता है, जब अनुस्वार के ठीक बाद हमारा कोई स्पर्श व्यंजन हो। चलिए अब हम इसको और देख लेते हैं अन एग्जाम्पल्स में। यहाँ देखते हैं कि पंचम वर्ण नियम के ये उदाहरण है, जैसे बंदर शब्द है, इसमें अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या होना चाहिए, अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण है वो दा है। दा क्या है हमारा, स्पर्श व्यंजन, अभी आपने देखा दा कहाँ जाता है, देखिए ता था दा, ये है हमारा दा, दा हमारा इसी 25 में से दा स्पर्श व्यंजन है, दा ता वर्ग का ही है और इसका पंचमाक्षर भी ना है, तो दा का ता वर्ग और इसका पंचमाक्षर ना, तो दा जहां आता है उसका उस लाइन में पंचमाक्षर हमारा ता वर्ग का ना होता है, तो अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार बदल जाएगा ना में। तो सबसे पहले हमने बा को तोड़ा, बा इसमें कोई मात्रा नहीं, बा में आ हो गया, ये बन गया हमारा बा, इतना मिलके बन गया बा। अब इसके बाद अनुस्वार की बारी आई, अनुस्वार देखा, अनुस्वार पंचम अक्षर में बदलेगा ये पता चलता है स्पर्श व्यंजन देखकर, द स्पर्श व्यंजन है, ता वर्ग का है और इसका पंचम वर्ण ना है, दा ता वर्ग का है और इस ता वर्ग का पंचम वर्ण ना होता है, तो अनुस्वार इसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी और हलंत लगा के लिखा गया, अनुस्वार चेंज हो गया, अनुस्वार बदल गया हमारा, दा ता वर्ग में आता है और उसका पंचम वर्ण ना होगा और हलंत लगा के ये हमारा अनुस्वार बन गया, ये अनुस्वार हमारा ये बन गया, पंचम वर्ण हलंत लगा के लिख दिया। अब द और रा पे चले जाते हैं, द टूट गया, द हलंत व्यंजन वर्ण और स्वर, र ये व्यंजन वर्ण और इसका स्वर निकल गया। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर अनुस्वार पंचम वर्ण में बदल गया और अनुस्वार ना बन गया। तो इसमें ये चीजें देखनी है कि अनुस्वार के बाद कौन सा स्पर्श व्यंजन है और वह स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में आता और उसका पंचम वर्ण क्या है। जैसे कि अनुस्वार के बाद वाला वर्ण हमारा दा था, दा एक स्पर्श व्यंजन था, दा का वर्ग हमारा ता है, दा का वर्ग क्या था, ता वर्ग में आता है और उसका पंचम वर्ण ना होता है, अर्थात अनुसार पंचम वर्ण ना में हलंत लगाकर बदल के लिख दिया गया। आइए इसी को और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि रूल्स दिमाग में बैठ जाएं। ये तब की स्थिति है जब बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है और उसके ठीक बाद हमारा स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। अनुस्वार के बाद जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन में होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन आपको मैंने फिर दिखा देती हूँ, ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, तो जो स्पर्श व्यंजन होगा उसका पंचम वर्ण अनुस्वार होगा, लिख दिया जाएगा उसे हलंत लगा के। तो अब गंगा का कर लेते हैं। तो गंगा, इसको सिर्फ तोड़े, सिर्फ गा को, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया गा में हलंत लगाया, इस गा में से स्वर आ निकल गया, तो ये बन गया व्यंजन वर्ण गा हलंत लगा के और आ, ये हमारा इतना आ गया। अब इसके ऊपर बारी आती है अंक की, ये अनुस्वार जो लगा हुआ है। अब हम अनुस्वार के बाद देखेंगे कि इस अनुस्वार के बाद कौन सा, इस अनुस्वार के ठीक पीछे जो है
वह क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो गा एक स्पर्श व्यंजन है। का, खा, गा, घा, अंगा। तो अगर हम देखें तो का के बाद क्या आता है? खा, खा के बाद का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, ये हमारे का वर्ग का था, ये हमारा इसका पंचम वर्ण है। तो यहाँ जो अनुस्वार है इसके बाद क्या आया? इसके बाद गा आया। तो गा किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। और इसका पंचम वर्ण क्या है? ये। तो अनुस्वार किसमें टूटता है? जो स्पर्श व्यंजन है उसका पंचम वर्ण क्या है? गा का जो पंचम वर्ण होगा वो अंगा है। तो इसमें हमने इसको अनुस्वार को इस रूप में लिख दिया और हलंत लगा के लिख दिया, यानी स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में ये चला गया अनुस्वार। ये अनुस्वार पंचम वर्ण में आ गया। अब चलते हैं इसको, इसमें गा में आ की मात्रा है, बड़े आ की, वो हमने निकाल दिया। अब बन गया गंगा। इसी तरीके से चंदा में चलें। सबसे पहले क्या करेंगे? चा को देखेंगे। चा व्यंजन वर्ण लिख दिया, हलंत लग गया, व्यंजन वर्ण, और इसके अंदर जो आ स्वर था वो निकल के बाहर आ गया। तो ये चा से चा और आ, व्यंजन और स्वर निकल गए। अब बारी है अनुस्वार की। ये क्या पंचम वर्ण है? तो इसके पीछे कौन सा वर्ण है? दा। दा क्या होना चाहिए? अगर ये पंचम वर्ण है तो ये स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। ता, था, दा, धा, ना, स्पर्श व्यंजन जो अभी हमने देखे 25, पीछे उसी में दा आता है। तो दा, ये देख लेते हैं फिर से। देखिए दा, दा हमारा ये स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन ही है। और दा जब स्पर्श व्यंजन बनता है तो इसी वर्ग में पंचम वर्ण ना मिलता है, यानी अनुस्वार अब ना में फिर से बदल के हलंत लगा के लिखा जाएगा। तो चा, चा में टूटा, प्लस अब हमारा क्या बना? अनुस्वार। अनुस्वार दा, दा में ना पंचम वर्ण मिलेगा इसे, और उसमें हलंत लगा के लिख दिया गया, यानी अनुस्वार हमारा अनुस्वार रूप हो गया। अब सिंपल दा में आ की मात्रा लगी है तो दा में ये व्यंजन निकाला, और आ की मात्रा यानी बड़े आ का स्वर। तो इस प्रकार से हमारा इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसी तरीके से संभव का करते हैं। तो सबसे पहले सा को देख लेते हैं। सा में से हमने व्यंजन वर्ण निकाल दिया, अब बचा इसमें आ। सा में से आ निकल गया, व्यंजन और स्वर अलग हो गए। अब बारी है इसके ऊपर जो अनुसार बिंदी लगी हुई है, क्या ये पंचम वर्ण है? तो चेक करते हैं इसके पीछे कौन सा वर्ण है? भा। भा किस में आता है? भा के लिए देखिए प, फ, ब, भ, म, यानी कि भा जो है हमारा वो पा वर्ग में आता है और पंचम अक्षर इसका माँ होता है। भा हमारा पा वर्ग का है और इसका पंचमाक्षर माँ बनता है, यानी कि अब जो इसके बाद भा आया वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है हमारा पा वर्ग का भा, जिसका पंचम वर्ण माँ। तो ये हमारा अनुस्वार टूट जाएगा, अनुस्वार आके लिख जाएगा किसमें? पंचम वर्ण माँ में। ठीक है, लिख गया। अब हम भा को तोड़ देंगे। भा में कोई मात्रा नहीं है तो भा और आ हो गया, और वा में कोई मात्रा नहीं है तो ये व्यंजन वर्ण और इसका आ निकाल के यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने किस तरीके से पकड़ लिया कि जब हमारी बिंदी लगी होती है तो उसके पीछे स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। 25 है जो कि उसी में से कोई एक होगा, और वह स्पर्श व्यंजन का पंचम वर्ण क्या है? पंचम वर्ण जो होगा वही अनुस्वार की जगह आ जाएगा। तो अनुस्वार की जगह यहाँ पे पंचम वर्ण ये मिला। यहाँ दा का पंचम वर्ण ना होता है तो अनुस्वार यहाँ पे ना बना। इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि अनुस्वार भा का पंचम वर्ण क्या होगा? भा में पंचम वर्ण जब भा है तो इसमें माँ मिलता है। पा वर्ग में आता है भा और जिसका पंचम वर्ण है माँ, तो अनुस्वार बदल गया पंचम वर्ण में, तो माँ में बदल गया। फिर भा में आ निकल गया, वा में से आ निकल गया, और व्यंजन स्वरवर्ण अलग अलग हो गए। इस प्रकार हमने देख लिया कि किस तरीके से अनुस्वार स्पर्श व्यंजन होने पर पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब और उदाहरण हो गए। अंग में हमने देखा आ तो स्वर वर्ण है, इसको लिख दिया। अब आ लिख गया तो उसमें अंग। अब अंग में फिर देखा इसके पीछे स्वर स्पर्श व्यंजन गा है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो स्पर्श व्यंजन जो हमारा गा है उसका पंचम वर्ण ये है, अनुस्वार चला गया इसमें, अब ग आ में आ गया। गा में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण अलग हो गए। यहाँ पे ड, डा और आ में आ गया। अब आई बात इस
अनुस्वार की ये पंचम अक्षर है कि नहीं पता चलता है पीछे वाले से। ड, डा को अगर हम देखें तो ये देखिए कैसे बनता है। ड, टा वर्ग में जाएगा। टा, टा, ठा, ड, ढ, ण। तो हमारा जो है इस अनुस्वार के पीछे जो आ रहा है ड आ रहा है। ड जो हमारा आता है टा वर्ग में आता है। डा किस में आ रहा है हमारा? डा जो आ रहा है वो हमारा टा वर्ग में आ रहा है। और पंचम वर्ण क्या है इसमें? ण। तो इसके पीछे स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन है डा। डा आता है हमारा टा वर्ग में। टा वर्ग का पंचम वर्ण होता है हमारा ण। तो यह अनुस्वार पंचम वर्ण में बदल गया क्योंकि इसके पीछे क्या था? इसके पीछे स्पर्श व्यंजन था। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है उसी के वर्ग का पंचम वर्ण, उसी के वर्ग का पंचम वर्ण में अनुस्वार आ जाता है, यानी अनुस्वार पंचम वर्ण में आ गया। तो यह अनुस्वार हमारा यहाँ पे आ गया, हलंत लगा के लिख दिया। फिर डा, डा और आ। तो इस तरह से सिंपल हो गया। अब आइए देखते हैं इसी तरह चंचल में क्या करना है। पहले हम चा को देखेंगे। चा को हम तोड़ेंगे च व्यंजन वर्ण और इसमें से निकल गया स्वर आ। ठीक, तो ये बन गया इतना, हमारा क्या बन गया? च बन गया इतना। अब प्लस बारी आती है इसके ऊपर लगी बिंदी की। अब इसके लिए हमें क्या करना है? फिर से वही देखना है क्या ये पंचम वर्ण में बदलेगा। इसका पता चलता है इसके पीछे स्पर्श व्यंजन है कि नहीं। अब चा क्या है? चा, छ, जा, झा, या, ये भी स्पर्श व्यंजन है, चा वर्ग में। चा वर्ग में पंचम वर्ण क्या होगा? च, छ, जा, झा, या। देखिए चा वर्ग में क्या होता है? च, छ, ज, झ और या, यानी अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन है। ठीक, चा वर्ग का है, चा है खुद, और इसका पंचम वर्ण क्या है? या। तो ये अनुस्वार किस में बदलेगा? पंचम वर्ण में। इसके बाद ये पंचम वर्ण में बदलेगा और हलंत लगा के लिख दिया जाएगा। अब देखिए तो हमने यहाँ लिख लिया। अब फिर से सिंपल चा और ला है। चा में कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन वर्ण, और इसमें आ स्वर है। ला में कोई मात्रा नहीं है तो ला में व्यंजन वर्ण और आ स्वर होगा। ये मिलके ला बन गया, ये मिलके चा बन गया, और ये आ स्वर चा के साथ चा बन गया, और ये रह गया हमारा आधा वर्ण। यही हमारा अनुस्वार है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जब भी बिंदी के पीछे स्पर्श व्यंजन होगा, देखिए डा स्पर्श व्यंजन है, गा स्पर्श व्यंजन है, चा स्पर्श व्यंजन है, तो जब भी हमारा बिंदी के पीछे स्पर्श व्यंजन होगा तो उसी के वर्ग के पंचम वर्ण में यह अनुस्वार लिख जाएगा। तो अनुस्वार लिख गया, फिर बाकी का सिंपल था, हो गया। अब बारी आती है कि जब अनुस्वार पंचम वर्ण में नहीं बदलता तो क्या होता है, यानी जब अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन ना हो। इस अनुस्वार जब लगा है, ये अनुस्वार लगा लेकिन इसके बाद हमारा वो 25 स्पर्श व्यंजन में से कुछ नहीं है। य, र, ल, व और श, श, स, ह, ये आठ जो हमारे वर्ण हैं इसमें से कुछ हो, यानी अनुस्वार जो हमारा बिंदी जो आ रही है उसके बाद हमारा कोई स्पर्श व्यंजन नहीं है, और इसके बाद क्या है? इन आठों में से कुछ होना चाहिए। या तो अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, स, ह, कोई एक इसमें से होना चाहिए। तो जब इसमें से कोई होगा तो अनुस्वार रूप ही रहेगा। अब ये पंचम वर्ण में नहीं बदलेगा। अब ये हमारा जो है बिंदी पंचम वर्ण में नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके लिए उसको चाहिए था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अब यहाँ है नहीं, ये है यार अलावा अंतःस्थ और श, स, ह, ये है सब ऊष्म व्यंजन। तो इसलिए अंतःस्थ तो ऊष्म व्यंजन ये चार और चार मिलके 8 हो गए। तो जब इसमें से कोई बिंदी के बाद आ रहा हो तो पंचमाक्षर में ये नहीं बदलता, अनुस्वार ही रहता है, अंग रूप में ही रहता है। अब हम इसका विच्छेद कर लेते हैं। क्या होगा? पहले को सा में से आ निकल गया, ठीक है, प्लस अब बारी आई इस बिंदी की। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इसके या पंचमाक्षर है या नहीं। अगर यहाँ पे स्पर्श व्यंजन नहीं है तो ये पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा। यहाँ पे ये ला आया है, ये अंतःस्थ,
या रा लवांतास्त व्यंजन है, यानी कि पंचमाक्षर में अब ये नहीं बदल सकता। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन इसे नहीं मिल रहा है, अंतास्त व्यंजन मिल रहा है, इसमें से कोई एक मिल रहा है, अंतास्त या ऊष्म लाइन से। तो ये पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा, तो क्या रहेगा, अनुस्वार रूप में या अंग रूप में ही रहेगा। तो सा हमारा आ गया स प्लस आ में। अब ये इसी आ के ऊपर लग जाएगा और देखिए अंग रूप में बन गया, इसीलिए कह रहे थे अंग रूप बन जाएगा। तो इसे हम अंग ही पढ़ते हैं, तो आसानी के लिए हम यही समझ लेते हैं कि इसे अंग रूप में बन जाता है। प्लस लयन का आसानी से अब कर ही देंगे, ल इसमें से व्यंजन वर्ण बन गया हलंत लगने से, और इसका स्वर अ प्लस या इसमें हलंत लगा व्यंजन वर्ण और इससे निकला अ प्लस न से निकला ये व्यंजन और इसका ये अ स्वर। तो संलयन में हमने देखा कि जब अनुस्वार के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन यहाँ नहीं था, अंतास्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन में से कोई वर्ण हो, तब पंचमाक्षर नहीं बदला, या अनुस्वार रूप या अंग रूप में, अनुस्वार हमारा अंग रूप में, ये अंग रूप में देखिए हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अब पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा। इसी के और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे वंश में देखिए, वा को हमने तोड़ लिया, ये वा है, वा टूट गया, वा प्लस आ में टूटा। अब अनुस्वार को देखते हैं, इसके पीछे शा है, शा किसमें आया, या रा ला वा, शा श सा हा। अंतस्थ व्यंजन के बाद जो हमने लिखा था ऊष्म व्यंजन श श सा हा, तो उन्हीं जो चार अंतस्थ और चार ऊष्म बताए थे हमने आपको, इधर ये देखिए चार, ये वाली लाइन हमारी या रा ला वा अंतस्थ, श स हा ये ऊष्म थी। तो जब इनमें से कोई आ जाता है तो पंचमाक्षर नहीं बदलना है, अंग रूप में रहना है। वह टूट गया हमारा व प्लस आ में, और ये पंचमाक्षर में बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारा उन आठों में से ही एक है, ऊष्म व्यंजन है, तो नहीं बदलेगा। तो किस रूप में हो जाएगा, अंग रूप में हो जाएगा। तो जो आ निकला था ये अनुसार उसी के ऊपर लग जाता है और ये फिर अंग रूप बन गया। अब बचा श और आ को हमने आसानी से कर दिया, श में से आ निकाल दिया, श हलंत और आ स्वर। तो यहाँ पर इसको स्पर्श व्यंजन नहीं मिल पाया, यहाँ पे मिला यरा लवा अंतस्थ और सूक्ष्म व्यंजन में से कोई भी वर्ण आता है तब ये ऐसा अंग रूप हो जाता है। संयोग में देखते हैं, सा को हमने तोड़ा, सा और आ में। अब बारी आई इसकी बिंदी की। अब ये पंचमाक्षर है कि नहीं, ये तो यहाँ देख के पता चलेगा। यहाँ कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये क्या है, यरा लवा जो बताया अंतस्थ उसमें से है। तो उसमें से अगर कोई जो आठ बताए या रा ल व श श स ह, अंतस्थ ऊष्म व्यंजन में से अगर कोई आता है अनुस्वार के ठीक बाद वाला वर्ण, तो वो अंगरूप हो जाएगा। तो ये हमारा आ टूटा था, स और आ निकला था, और ये बिंदी इसी के ऊपर आके यहाँ लग गई है और अंगरूप बन चुका है। ये यहाँ बिंदी लग चुकी है, ये अंगरूप बन चुका है। और बाकी का आसान है, या में ओ स्वर है, या हलन व्यंजन वर्ण बन गया, ओ स्वर। ग में कोई मात्रा नहीं यानी अस्वर, ग और आ। इस तरीके से संयोग का हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम देखते हैं इसी तरह कंस का। कंस का कैसे करेंगे, कंस में पहले इसको देखेंगे, क को, का में कोई मात्रा नहीं, का में व्यंजन वर्ण का और आ निकाल दिया, ठीक है। अब बारी आई इसकी, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा सा है, और सा क्या है हमारा ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन है। सा श ह या रा ला इन्हीं वा, इनमें से कोई आ जाए अगर तो क्या होगा, पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा। तो अब ये हमारा बदल जाएगा अंग के रूप में। तो जो आ है इसी के ऊपर ये अनुस्वार रूप या अंग रूप हो गया, और सा टूट गया, सा प्लस आ में, ठीक है। संशय में क्या करेंगे, पहले सा को खोलेंगे, व्यंजन वर्ण सा, और इसमें से निकला आ। अब बिंदी आई, इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो वर्ण है ये फिर उसी में से आ गया, या रा ला वा अंता ऊष्म, श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन जो आठ बताए थे, चार अंतस चार ऊष्म, उसी में से आ गया ये श। तो फिर ये अंगरूप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसे कोई स्पर्श व्यंजन नहीं मिल रहा है। या रा ला वा श आते अनुस्वार रूप हो गया, फिर श टूट गया, श व्यंजन वर्ण, और इसमें से आ निकल गया,
प्लस या व्यंजन वर्ण और इसमें से स्वर आ बाहर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब बिंदी के बाद पंचमाक्षर तब बनेगा जब स्पर्श व्यंजन हो, और स्पर्श व्यंजन नहीं है अगर या, र, ल, व या फिर उष्म, श, श, स और ह, इनमें से अगर कोई आ रहा है तब वह अंग रूप में हो जाता है, पंचमाक्षर नहीं रह जाता। अब हम देखते हैं अनुनासिक शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। ये भी बहुत आसान है बच्चों। इसमें हम पहले सीखते हैं चा। चा में क्या है? व्यंजन वर्ण चा और आ की मात्रा यानी बड़े आ का स्वर। तो ये बन गया, इतना मिलके हमारा चा बन गया ये। अब प्लस करें। अब इसके ऊपर जो चंद्र बिंदी है वो इसी आ स्वर के ऊपर लग जाती है। चा में आ निकला और उसने स्वर ने अपने ऊपर चांद ले लिया। प्लस द में कोई मात्रा नहीं तो इसमें आ स्वर। तो इस तरह से हमने देखा चांद का वर्ण विच्छेद हो गया। आंगन, यहाँ पर आ खुद ही स्वर वर्ण है तो ये पूरा की पूरा स्वर वर्ण आ गया और इसने अपने ऊपर चंद्रबिंदी रख ली। और गा में से व्यंजन गा निकल गया और इसका स्वर आ। इसी तरह ना में से व्यंजन वर्ण ना बन गया और इसका स्वर निकाल के अलग कर दिया। तो आंगन का वर्ण विच्छेद हो गया। हंसना, हा में ये व्यंजन हा है और इसमें आ का स्वर है, कोई आ की मात्रा है, कुछ और नहीं लगा हुआ है तो आ का स्वर है। अब इस आ के ऊपर ये चंद्रबिंदी लग जाएगी। अब सा में व्यंजन सा और इसमें से निकला आ स्वर, और ना में ये हो गया व्यंजन और इसमें आ की मात्रा लगी है तो इसमें बड़े आ का स्वर है। इस तरह से हंसना का वर्ण विच्छेद हो गया। मूंछ, तो हमने इसमें से व्यंजन निकाल दिया, हलंत लगा के प्योर व्यंजन माँ हो गया, हलंत लग गया। अब इसमें कोई स्वर नहीं है। इसमें स्वर कौन सा शामिल था? मुंह, बड़ा ऊ की मात्रा। तो इसमें से जो स्वर था वो हमने इससे खींच के अलग कर दिया। ये प्योर व्यंजन वर्ण, ये स्वर, और जो स्वर हमारा ऊ निकला उसी स्वर के ऊपर ही ये चांद आ जाता है। अच्छा, शा में व्यंजन और इसमें आ जो आ रहा था स्वर, छा बोलने पे आ, वो निकाल दिया। घुंघरू देखिए अब आप, घ, ये हो गया हमारा घ, इसमें हलंत लगा दिया, व्यंजन वर्ण घ। इसमें स्वर कौन सा है? छोटे ऊ का, वो हमने निकाल के अलग रख दिया। अब उस छोटे ऊ के स्वर के ऊपर ही हमारा चंद्रबिंदी आ गया। फिर घ मिला हमें, घ में कोई मात्रा नहीं है इस यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? घ में आ का स्वर मानेंगे, वो निकाल दिया। प्लस रू, यहाँ पे रा हो गया और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी। रू, ये जब गुंडी बनाकर गोल लगती है ना तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो जाती है, तो इसमें बड़ा रू हो गया। तो बड़ा रू में बड़ा ऊ की मात्रा, ये घुंघरू। तो इस तरीके से हमारा घुंघरू शब्द का भी वर्ण विच्छेद हो गया। आशा करते हैं कि आपको अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों के वर्ण विच्छेद समझ में आ गए होंगे कि अनुनासिक में चांद किस तरीके से स्वर के ऊपर आ जाता है और अनुस्वार में कब वो पंचम वर्ण बनता है और कब वह अनुस्वार रूप ही या अंग रूप में हो जाता है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग को मैं जो भी सिखा सकती हूँ उसमें मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि बहुत सरल ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आपको सिखाऊं। और जब आप लोग वीडियो देखिए, और अगर कुछ डिटेल में देखना है तो आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो वर्ण विच्छेद पार्ट 1 और व्यंजन वर्ण, इसके बारे में जो डिटेल वीडियो बनी है उसको प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।